Hey guys, welcome back in the new video, and in this today's video we are going to discuss about Indian president election process. Yes, you heard right. In this video, by the help of this video, we are going to discuss about भारतीय राष्ट्रपति चुनाव प्रोसेस। बिल्कुल आपने सही सुना है कि भाई भारत देश है, बहुत बड़ा देश है। 30 लाख किलोमीटर्स अक्रॉस द एरिया, ऑलमोस्ट 30 लाख किलोमीटर जितना बड़ा ये देश है। अब इतने बड़े कंट्री में एक राष्ट्रपति को बनाना, ऐसे ही किसी को नहीं बनाते, ऐसे ही किसी को पकड़ लिया और कह दिया कि आप प्रेसिडेंट बनोगे, वो नहीं होता। तो वही बात है। तो इस वीडियो के थ्रू हम ये समझ रहे हैं कि इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसेस समझेंगे, कैसे भारत देश का राष्ट्रपति इलेक्ट होता है, वो सारा प्रोसेस। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर इंडियंस, नॉट ओनली फॉर भारत कंट्री पीपल्स, also important for the entire world peoples, across the world peoples, because by the help of this video you learn and you understand how the president elected in the country of India. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। तो आप सभी का स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो से इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे, ठीक है। पूरा समझेंगे हम। आपके लिए कुछ मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन निकाले हैं, उसके आंसर आप चेकआउट कर सकते हैं। फुल प्रोसेस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया, आंसर ये आ चुका है, इसको डिस्कस करेंगे। भारत का इलेक्शन कमीशन ने भी इसके ऊपर फाइल दिया है, वो भी आप पढ़ सकते हो। हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड, ऑल अबाउट इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में पूरा दे रखा है कि कैसे भारत का प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति इलेक्ट होता है। जैसे आप खुद जानते हैं, इसमें आपके अभी द्रौपदी मुर्मू नाम की महिला हैं, वो एक्चुअल में अभी भारत देश की प्रेसिडेंट है। बट उससे पहले मैं आपसे पूछूं, उससे पहले कौन थे, तो आप बोलेंगे रामनाथ को कोविंद, या कोविंद नाम है, आई थिंक रामनाथ कोविंद है, ये थे। तो आपको इन सब के नाम पता होंगे, ठीक है। पूरे इंडिया में हर एक देश में या तो प्राइम मिनिस्टर या फिर राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज़्यादा पावर होता है। किसी किसी देश में तो पीएम प्राइम मिनिस्टर के पास मोस्ट पावर्स होती हैं, किसी किसी देश में प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर होती है, ठीक है। मेरी पिछली वीडियोस चेकआउट करो, पुरानी वीडियोस देखते रहो, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ आएगा। इस वीडियो की मदद से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे एक प्रेसिडेंट भारत देश का इलेक्ट होता है। यही सेम प्रोसेस मैं दूसरे देश के लिए, रशिया के लिए, ईरान, इराक, इटली और पेरू, ओमान, केन्या, युगांडा या फिर आपके लिए कुवैत और मलेशिया का भी ले सकता था। बट मैंने ये डिसाइड किया कि इस वीडियो के थ्रू सिर्फ भारत का बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत एक और नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो की मदद से हम ये समझने वाले हैं इंडिया प्रेसिडेंट इलेक्शन फुल प्रोसेस, कैसे भारत देश अपना राष्ट्रपति चुनता है और राष्ट्रपति का टर्म कितना होता है, मतलब कितने टर्म तक वो पूरे देश को संभालेगा, वो हम समझेंगे। और आपके लिए मैंने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी निकाले हुए हैं इसके ऊपर, जो कि इलेक्शन कमीशन भारत की खुद दे रही है। इसका आंसर आप पढ़ पढ़ के हर एक क्वेश्चन का और आंसर को आप जान सकते हैं, ठीक है। और इस जितने भी टैब इधर खुले हुए हैं, इस सब का लिंक वीडियो के नीचे डाल दिया है, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट होना चाहिए आपको टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप चैनल पर, इसके अलावा स्नैपचैट पर और टिकटॉक पर, या फिर हमारे दूसरे पेजेस पर फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, जुड़ के रहना है, ठीक है। तो हम दृष्टि आईएएस की तरफ से समझेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आपकी जो अलग से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की लिस्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे फुल प्रोसेस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया कैसा होता है। देन उसके बाद हम जागरण जोश वेबसाइट की तरफ जाएंगे, वहाँ से सारा कुछ समझेंगे। उसके बाद हम विकीपीडिया से भी यही सारी चीज़ें समझेंगे। ये सारी वो वेबसाइट हैं, ये सारी वो जगहें हैं जहाँ से आप आसानी से इन सारी जानकारियों को जान सकते हैं। ना कि सिर्फ प्रेसिडेंट इलेक्शन का प्रोसेस, बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर कैसे इलेक्ट होता है,
देश के अंदर, राज्य के अंदर, या प्रोविंसेस या फिर एरियाज़ के अंदर वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल को और हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमारे को आगे बढ़ाने के लिए और अपने आप को हमारे से जोड़कर कई जानकारियाँ जानने के लिए आप जुड़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस एक ऐसी वेबसाइट है, ऐसा एक अलग से कंपनी या प्लेटफॉर्म है जो एक एड टेक है, जो कि ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि पुलिस, डिफेंस और बैंकिंग और भी अलग एग्ज़ाम्स की तैयारी कराता है, ना कि सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन में भी। यही चीज़ें हम भी कराते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पर भी, और इसके अलावा हमारे सेंटर्स भी हैं। अभी हमारा एक ही सेंटर है साउथ दिल्ली, उसके अलावा और सेंटर्स जल्द ही आ रहे हैं। इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब कैसे भारत देश का राष्ट्रपति इलेक्ट होता है, तो दो प्रोसेस होते हैं। प्रीलिम्स की बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई तय करती है पूरा प्रोसेस। फॉर मेंस के लिए मैं आपको बता दूं, प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है और उसके बाद एक नया राष्ट्रपति बनता है देश का। वाई इन न्यूज़, ये खबर में ज़्यादा क्यों रहता है? द टेन्योर ऑफ द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सेट टू एंड इन जुलाई 2022, विच इज़ ऑल्सो व्हेन द 16th इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी हेल्ड टू इलेक्ट हिज सक्सेसर। मतलब लास्ट इलेक्शन 2022 के जुलाई में हुआ था प्रेसिडेंट का। अब नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल बाद होगा। इसमें पूरा टेन्योर जो रहता है वो 5 साल का रहता है। 16th इलेक्शन मतलब 16th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विल बी हेल्ड टू इलेक्ट हिज सक्सेसर। अभी द्रौपदी मुर्मू जो है इसमें प्रेसिडेंट है इंडिया की। हाउ इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड, कैसे एक प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, भारत देश के अंदर कैसे राष्ट्रपति चुना जाता है? तो पहले मैं आपको बताता हूँ। द इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड थ्रू एन इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम वेयर इन द वोट्स आर कास्ट बाय नेशनल एंड स्टेट लेवल लॉ मेकर्स के द्वारा होता है। द इलेक्शन आर कंडक्टेड एंड ओवरसीन बाय द ईसीआई, ईसीआई इसके अंदर नज़र रखता है। द इलेक्टोरल कॉलेज इज मेड ऑफ ऑल द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द अपर और लोअर हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कि आपके राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए कोई आम लोग वोट नहीं करते, मतलब जो व्यक्ति पूरे देश का सबसे पावरफुल व्यक्ति होगा। ठीक है, पहला तो फर्स्ट पीपल होता है, मतलब हर देश का फर्स्ट पर्सन प्रेसिडेंट को कहा जाता है। ठीक है, तो उसको इलेक्ट करने के लिए आपसे वोट नहीं कराएंगे। प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के लिए अपर हाउस और लोअर हाउस यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं वो, और जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटोरीज एमएलएज मिलकर तय करते हैं राष्ट्रपति को। जैसे कि आज अगर आप द्रौपदी मुर्मू को देख रहे हो, तो द्रौपदी मुर्मू को प्रेसिडेंट बनाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इसके साथ साथ राज्य और यूनियन टेरिटोरी के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी विधायक, इन सब लोगों ने, सांसद और विधायक, पूरे देश के जितने भी सांसद हैं और विधायक हैं वही तय करते हैं, उनके वोट से डिसाइड होता है कि कौन प्रेसिडेंट बनेगा। ऑलमोस्ट आप जानते हैं जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट होती है, मतलब जो कि देश की गवर्नमेंट जिसकी होती है उसके एमपी ज़्यादा होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जिसकी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसी की तरफ का कैंडिडेट आसानी से राष्ट्रपति बन सकता है। रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस मैं आपको बता दूं, भारत देश के राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए आर्टिकल 54, 55, 56, 57, 58, मतलब इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो आर्टिकल 54 में लिखा है, कैसे होगा वो 55 में लिखा है, कितनी टर्म्स कंडीशंस रहेंगी कि कितने साल तक वो रहेगा वो 56 में लिखा है। और मान के चलिए री इलेक्शन हो रहा है तो आर्टिकल 57 की मदद से एक राष्ट्रपति इलेक्शन री इलेक्शन हो सकता है। आर्टिकल 58 से पता लगता है कि क्वालिफिकेशन क्या होगी। आर्टिकल 58 में लिखा है कि कौन कैंडिडेट प्रेसिडेंट के लिए लड़ सकता है। प्रोसीजर आपको समझाता हूँ। वोटिंग से पहले कम्स द नॉमिनेशन स्टेट, सबसे पहले सब लोग नॉमिनेशन फाइल करते हैं किसको प्रेसिडेंट बनना है। वेयर द कैंडिडेट इंटेंडिंग टू स्टैंड इन द इलेक्शन फाइल द नॉमिनेशन अलॉन्ग विद द साइंड लिस्ट ऑफ 50 प्रपोजर्स और 50 सेकेंडर्स।
दो लोग, इसमें 100 लोगों की ज़रूरत होती है। कल को आप अगर राष्ट्रपति बनने का सोच रहे हो तो आप राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए 100 लोगों की साइन करवाएंगे नॉमिनेशन के टाइम पे। उसमें से 50 तो प्रपोजर्स होंगे और 50 सेकेंडर्स होंगे। These proposers and seconder have can be anyone from the total members of the electoral college from the state and national level। मतलब ये जो 50 और 50 100 लोग जो होंगे, कैन बी एनी वन फ्रॉम द टोटल मेंबर्स, मतलब कि ये कोई भी हो सकता है। ये राज्य और राष्ट्रीय लेवल पर कोई भी एमएलए और एमपी में से कोई हो सकता है, कोई भी मेंबर हो सकता है इलेक्टोरल कॉलेज का। मतलब कि कोई भी एमपी और कोई भी एमएलए में से हो सकते हैं लोग, जिसकी मदद से आप एक राष्ट्रपति का इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो आपको 100 लोगों की ज़रूरत है, जो कि या तो एमएलए और एमपी होंगे, उनकी मदद से आप इसको अपना नॉमिनेशन फाइल करोगे। The rule for securing 50 proposers and seconders was implemented when the ECI noticed 1974। 1974 में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि 100 लोगों की ज़रूरत होगी आपको अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए। ठीक है, इसीलिए बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ना तो चाहते हैं, बट उनके पास ना ही 50 प्रपोजर और ना ही 50 सेकेंडर्स हैं जिसकी मदद से वो लोग नहीं कर पाते। मैनी विदाउट इवन अ ब्लीक चांस ऑफ विनिंग वुड फाइल देयर नॉमिनेशन टू कंटेस्ट द पोल्स। ठीक है, समझ आ गया। एन इलेक्टर कैन नॉट प्रपोज और सेकेंड द नॉमिनेशन एंड या फिर सेकेंड द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। एक कैंडिडेट की एक से ज़्यादा नॉमिनेशन फाइल नहीं होती हैं। एक इलेक्टर को एक इलेक्टर जो इलेक्टर है वो प्रपोज नहीं कर सकता और सेकेंडर्स नहीं कर सकता द नॉमिनेशन ऑफ मोर देन वन कैंडिडेट। मतलब कि कोई भी प्रपोज और सेकेंडर्स जो होगा वो एक ही कैंडिडेट का होगा। मतलब मान के चलिए आप किसी एक कैंडिडेट के प्रपोजर और सेकेंडर्स हैं, साथ साथ दूसरे कैंडिडेट के भी हैं, ये नहीं चलता है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ईच वोट एंड हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड। तो हर एक वोट की वैल्यू है। A vote cast by each MP, हर member of parliament और member of legislative assembly is not calculated as one vote। ठीक है जी, हर एमपी या एमएलए का वोट एक वोट के तौर पर काउंट नहीं होता। द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ईच वोट बाय एन एमपी ऑफ द राज्यसभा एंड लोकसभा इज 70। एक फिक्स वैल्यू रखी गई है हर एक वोट के लिए, एमपी के लिए, राज्यसभा के या फिर लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए एक फिक्स्ड वैल्यू रखी है हर वोट की 700। मीन वाइल द वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बेस्ड ऑन अ कैलकुलेशन दैट फैक्टर्स इन its populations with the number of members in legislative assembly। मतलब पूरे भारत भर के, पूरे देश के जितने भी एमएलए एमपी हैं वो सब वोट कास्टिंग करते हैं, वोट करते हैं, उसके बाद ही एक राष्ट्रपति मिलता है देश को। मीन वाइल द बोस्ट वैल्यू, इसमें आप ये भी समझ सकते हो संविधान के हिसाब से 84 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2001 में। करेंटली द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट्स इन टेकन फ्रॉम द फिगर्स ऑफ द 1971 सेंसस। लास्ट इन लोगों ने 1971 में काउंटिंग भी किया था पूरे देश के लोगों का भारत में। दिस विल चेंज व्हेन द फिगर्स ऑफ द सेंसस टेकन आफ्टर द ईयर्स 2026 आर पब्लिश्ड। 2026 में एक और सेंसस होगा, मतलब 2026 में फिर दोबारा गिनती करके बताएंगे कि पूरे भारत में कितने लोग हैं। 2026 तक काउंटिंग होगी। द वैल्यू, अब आप ये समझिए हर एक एमएलए के वोट की वैल्यू रखी गई है, इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ एमएलए। ये निकलता कैसे है मैं बताता हूँ। हर एक एमएलए का जो वोट होता है वो डिटरमाइंड डिवाइडिंग द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट बाय द नंबर ऑफ एमएलए इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द क्वेश्चन अचीव्ड इज फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, हर एक एमएलए की वोट की वैल्यू रखी गई है, वो ऐसे होती है जितने एमएलएज हैं किसी एक राज्य के, जितने एमएलएज हैं उस जितने एमएलएज हैं उसको उस राज्य की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा उतना एक एमएलए का वैल्यू रहेगा उस वोट के लिए। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। जबकि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब प्रेसिडेंट के लिए वोट करता है अपना कि मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति प्रेसिडेंट
बन जाए, चाहे आप राज्यसभा में एमपी हो या लोकसभा में एमपी हो, और आप अगर चाह रहे हो कि आपकी मदद से आप किसी को वोट देकर प्रेसिडेंट बना रहे हो, तो आपको करना यह है सिंपल, आप अपना एक वोट दोगे, वो एक वोट 700 के बराबर होता है। जबकि एमएलए का वोट ऐसा होता है, नंबर ऑफ एमएलएज इन द स्टेट डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इक्वल्स जो भी आएगा उतना एक वोट एमएलए का माना जाता है। बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के अंदर फॉर इंस्टेंट हैज़ द हाईएस्ट वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एमएलए हैं वो ज़्यादा हैं, और उत्तर प्रदेश के अंदर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, एरिया भी बड़ा है। बट जब हम प्रेसिडेंट के लिए वोट करते हैं तो हमें एरिया से मतलब नहीं होता है, हमें वोटिंग के लिए टोटल नंबर ऑफ एमएलए, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी एमएलए हैं उसको हम सीधा सीधा डिवाइड कर देते हैं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन से। जो नंबर आता है वो एक एमएलए की वोट का वैल्यू है 208। द वैल्यू ऑफ वन एमएलए वोट इन महाराष्ट्र में 175 है, वाइल दैट अरुणाचल प्रदेश इज जस्ट 8। क्यों? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एमएलए ज़्यादा है नहीं, अरुणाचल प्रदेश ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो अरुणाचल प्रदेश जितना बड़ा है उसके हिसाब से अरुणाचल प्रदेश के नंबर ऑफ एमएलए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश इक्वल्स टू वन वोट ऑफ एमएलए फॉर द प्रेसिडेंट इलेक्शन। वोट वैल्यू ऑफ ईच एमएलए कैसे काउंट होती है समझ गए। ईच एमपी कैरीज अ वोट वैल्यू ऑफ 708, यही मैंने आपको ऊपर बताया था। हाउएवर द नंबर ऑफ वोट्स ईच एमएलए कैरीज डिफर बेस्ड ऑन द स्टेट्स पॉपुलेशन। जो मैप है भारत का वो बताता है कि कितने नंबर ऑफ वोट्स एक एमएलए कैरी करता है इन द स्टेट। इस मैप में दे रखा है, मैं आपको साफ बताता हूँ। राजस्थान से जो लोग अपना वोट करते हैं, तो राजस्थान से 129 एमएलए का वोट जाता है, ठीक है। पंजाब से 116 है। एमपी का आपको पता लग गया, जितने भी राज्यसभा और लोकसभा के एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनके एक वोट को 700 के बराबर काउंट किया जाता है। वहीं इसी के अलावा अगर एमएलए की बात करूं, तो राजस्थान में 129, पंजाब में 116, उत्तराखंड में 64 है, उत्तर प्रदेश में 208 है, वेस्ट बंगाल में 151, ओडिशा में 149, महाराष्ट्र में 175 है, केरला में 152 है, तमिलनाडु में 176 है। मतलब एक एक एमएलए, अगर तमिलनाडु का एक एमएलए, एक विधायक वोट कर रहा है प्रेसिडेंट बनाने के लिए, तो उसके एक वोट को 176 की वैल्यू के बराबर माना जाएगा, एक एमएलए के वोट को प्रेसिडेंट के लिए, यानी राष्ट्रपति के लिए। व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सिक्योर अ विक्ट्री। एक विक्ट्री लेने के लिए प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है, एक नॉमिनेटेड कैंडिडेट जो है डज नॉट सिक्योर विक्ट्री बेस्ड ऑन अ सिंपल मेजॉरिटी। एक सिर्फ मेजॉरिटी मिल जाए और आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं होता है, बट थ्रू द सिस्टम ऑफ बैगिंग a specific quota of votes while counting. The EC election commission totals up all the valid votes cast by the electoral college. electoral college किसको बोलते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं, एमएलए और एमपी, इन सबके वोट को काउंट करने के लिए इन सबको इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। यहाँ पर ईसीआई टोटल करती है सारे वोट का थ्रू पेपर बैलेट्स के द्वारा, पेपर बैलेट होते हैं उसके द्वारा। एंड टू विन, जीतने के लिए कैंडिडेट को 50% से ज़्यादा वोट लाने हैं। 50% +1, 50% से ऊपर लिया है, उसके अलावा एक वोट और लिया है। जैसे कि जनरल इलेक्शन जो होता है, वेयर इलेक्टोरल वोट्स फॉर द सिंगल पार्टी कैंडिडेट्स, द वोटर्स ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, जो वोटर्स होते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, राइट द नेम ऑफ कैंडिडेट ऑन द बैलेट पेपर इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। यहाँ पर ये भी होता है, जो एमपी एमएलएज होते हैं, यहाँ पर वोट वो लोग करते हैं राष्ट्रपति के। जैसे आप लोग, अगर आप एक साधारण इंसान हैं, एक आम इंसान है भारत के अंदर, तो आप प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए वोट करेंगे। राष्ट्रपति के लिए आपसे वोट नहीं कराया जाता। राष्ट्रपति के लिए एमपी और एमएलए वोट करते हैं, उनके द्वारा बनता है राष्ट्रपति, पहली चीज। दूसरी चीज, राष्ट्रपति बनाने के लिए एमपी और एमएलए एक बैलेट पेपर पर लिखते हैं कि हमारी प्रेफरेंस है कि पहले नंबर पर इसको बनाओ, दूसरे नंबर पर इसको बनाओ। जो भी कैंडिडेट्स स्टैंड लिए हैं, नॉमिनेशन फाइल किया है, उनमें से ही आपको बताना है, ठीक है। और
The president's election is held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot. जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है ना, देखिए जनरल इलेक्शन अनलाइक जनरल इलेक्शन, जैसे जनरल इलेक्शन में क्या होता है, जनरल इलेक्शन में जो भी लोग वोट करते हैं बैलेट पेपर पे अपनी प्रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट इलेक्शन में, देखिए जनरल इलेक्शन में ऐसा होता है कि आप बैलेट पेपर पर प्रेफरेंस देते हैं किसी किसी एक पार्टी के व्यक्ति को वोट देते हैं, बट वहीं प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर ऐसा होता है, इज हेल्ड इन accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote and the voting is by secret ballot. प्रेसिडेंट के लिए सीक्रेट बैलेट की मदद से होता है, ठीक है। कैन द प्रेसिडेंट बी इम्पीच्ड, मैं आपको बताता हूँ, आर्टिकल 61 की मदद से प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म्स ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का धजिया उड़ाना, संविधान का उल्लंघन करना, संविधान को नहीं मानना, ऐसे में राष्ट्रपति तक को भी हटा सकता है कोई। आर्टिकल 61 की मदद से राष्ट्रपति को भी लोग हटा सकते हैं अगर वो संविधान से नहीं चला। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ फ्रेज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट मतलब होता है कि क्या कोई राष्ट्रपति को हटा सकता है, तो इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द, इम्पीचमेंट प्रोसेस हो सकता है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय लेवलिंग चार्जेस अगेंस्ट हिम। मतलब कि सारे एमपी, चाहे राज्यसभा से ले लो चाहे लोकसभा से ले लो, ज़्यादा मेजॉरिटी लोगों ने कह दिया कि इसको हटाना है, ये प्रेसिडेंट से हटेगा तो हटेगा। द नोटिस बियरिंग the charges against the president must be signed by at least a quarter of the members of the house। यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जितने भी लोग हैं, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, उनके चौथाई % एमपी ने भी अगर ये बोल दिया कि प्रेसिडेंट के खिलाफ, प्रेसिडेंट्स के अगेन अगर आप लोग अगर प्रेसिडेंट को हटाना चाहते हो, तो आप में से चौथाई लोगों ने भी, अगर चौथाई मतलब 1/4 लोगों ने भी अगर ये कह दिया है कि इस प्रेसिडेंट को हटाना है, इसके खिलाफ चार्जेस हैं, उसके प्रूफ हैं और चार्जेस हैं अगेंस्ट, मतलब कि उसने कुछ गलत किया है और आपके पास प्रूफ है, तो 1/4 एमपीज मिलकर भी हटा सकते हैं प्रेसिडेंट को। द रेजोल्यूशन ऑफ इम्पैच द प्रेसिडेंट मस्ट बी पास बाय द स्पेशल मेजोरिटी 2/3 इन द ओरिजिनेटिंग हाउस। प्रेसिडेंट को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ जो भी चार्जेस लगे हैं, जो भी इल्ज़ाम लगे हैं वो गलत है। कोई भी इल्ज़ाम हो सकता है, प्रेसिडेंट ने मर्डर कर दिया या प्रेसिडेंट ने रेप कर दिया, कुछ भी। अगर एक मेल कैंडिडेट है प्रेसिडेंट में, तो कुछ भी अगर उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, रेप का आरोप लग रहा है या चोरी का आरोप लग रहा है या लोगों के पैसे खाने का आरोप लग रहा है या भारत के लोगों का पैसा खा लिया या फिर दूसरा कुछ गलत काम कर दिया, मर्डर कर दिया या कुछ और कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कर दिया, और आपके पास प्रूफ है, तो आप में से 1/4 लोग अगर एमपीज हैं और उन्होंने अगर प्रूफ दे दिया तो वो प्रेसिडेंट हटेगा, पहली चीज़। अब वो प्रेसिडेंट अपने आप को बचाएगा ऐसे, तो जितने भी आपके एमपीज हैं हाउस के अंदर, उसमें से 2/3 होता है, मतलब लगभग 66% एमपीज अगर ये कह दें कि सारे इल्ज़ाम गलत हैं प्रेसिडेंट पर और प्रूफ दे दें, तो आप अपने इल्ज़ाम से बच जाओगे और आपके पोस्ट को कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। जो अदर हाउस है वो एक्ट करता है इन्वेस्टिगेटिंग हॉर्स की तरह। एक सिलेक्ट कमिटी इज फॉर्म टू इन्वेस्टिगेट, एक कमेटी बनाई जाती है जांचने के लिए कि जो चार्जेस लेवल्ड हुए हैं अगेंस्ट द प्रेसिडेंट वो सही है या गलत। ड्यूरिंग द प्रोसेस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ थ्रू अथोराइज्ड काउंसिल। ही कैन चूज टू डिफेंड हिमसेल्फ और अपॉइंट एनी पर्सन लॉ और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू डू सो। मतलब राष्ट्रपति अपने आप को इल्ज़ाम से बचाने के लिए उसके पास ये राइट है कि वो चाहे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
या फिर किसी वकील को अपॉइंट कर सकती है या कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए, जब तक उसके ऊपर लगे गए इल्ज़ाम पता नहीं लगते। जैसे राष्ट्रपति के ऊपर बड़े बड़े इल्ज़ाम लग गए, उसका प्रूफ है लोगों के पास, नहीं भी है तो ऐसे में एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं, ठीक है, वो प्रूफ निकालती हैं, ढूंढती हैं कि क्या सच में ऐसा उसने किया है नहीं किया। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है लोगों के मन में जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये सारे, कि विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2018, द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ ईच एमएलए वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द वैल्यू ऑफ, देखिए एमएलए के वोट की वैल्यू हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग होती है। द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एमपी ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। तो सेकंड पॉइंट गलत है, चाहे आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा में हो या लोकसभा में, आपकी सबकी वैल्यू 700 ही रहेगी। फर्स्ट पॉइंट सही है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। मेरे पास अब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं आपके लिए। पहले तो ये है कि क्या रोल होता है और क्या पावर होती है राष्ट्रपति की, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, टर्म कितना होता है, राष्ट्रपति भी 5 साल रहता है, प्राइम मिनिस्टर भी और चीफ मिनिस्टर भी 5-5 साल रहते हैं। ठीक है, स्टेट को संभालने वाले 5 साल रहेंगे, देश को संभालने वाले प्रधानमंत्री 5 साल, राष्ट्रपति भी 5 साल, 5 साल का। व्हेन इज द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड, हर 5 साल में होता है। ये 1952 से चलता आ रहा है और इस तरीके से 5-5 साल होता है। 1952 में हुआ था, इसीलिए हर 5 साल घुमा फिरा के 2022 में हुआ था। ठीक है, अब ये 2027 में आप दोबारा बताओगे इंडिया से किसको प्रेसिडेंट बनाओगे। ठीक है, व्हेन इज द इलेक्शन ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट इज हेल्ड, तो मैंने आपको बता दिया। व्हाट इज द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, पढ़ सकते हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु कंडक्ट ऑफ द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 324 है भारत के संविधान का, उसके हिसाब से ही इलेक्शन प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट का। वट इलेक्टोरल सिस्टम या प्रोसेस लिया गया है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, आर्टिकल 55 में लिखा है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 55 के तीसरे सेक्शन में डाल रखा है कि कैसा प्रोसेस चलेगा भारत के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन का। ये सिर्फ इंडिया की बात हो रही है, आप जानते हैं कि दुनिया में 195 कंट्रीज हैं, उसमें से किसी एक देश के बारे में डिस्कस करना कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हर देश ने अपने अपने नए नए रूल बना रखे हैं। चाहे राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, किसी को भी बनाओ, नया नया रूल है। ठीक है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है किसी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, पहला तो ये होता है कि वो भारत देश का नागरिक हो, मतलब पूरे भारत में, चाहे मणिपुर, गोवा, गुजरात, सिक्किम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पूरे देश में कहीं पर भी रहता हो, भारत का नागरिक हो, उसकी साल 35 उम्र का हो और उसको लोकसभा का भी मेंबर बना सके इतनी क्षमता हो। ठीक है, और उसने कभी भी, और उसने कोई ऐसा ऑफिस ना लिया हो सरकार के अंदर जो कि उसका फ़ायदा कराता हो, मतलब वो सरकार में नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो वो एमएलए होगा, ना वो एमपी होगा, और ना ही वो सरकार के किसी भी मिनिस्ट्री में या मिनिस्टर होगा, नहीं होगा, तभी वो बनेगा। मतलब एक आम इंसान बन सकता है, भारत का नागरिक होगा, 35 साल का होगा, वो एमपी बन सकता है, बट बना हुआ नहीं है, और सरकार के किसी विभाग में ना हो। ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस लगती हैं, एलिजिबिलिटीज हैं। इसके अलावा आप नॉमिनेशन, जब नॉमिनेशन फाइल करते हो तो प्रेसिडेंट इलेक्शन में नॉमिनेशन फाइल करने का एक प्रोसेस है, जिसके अंदर 50 इलेक्टर्स एज प्रोसेसर्स, 50 जो है इसके अंदर सेकेंडर्स होते हैं, मतलब 50 इसमें सेकेंडर्स होंगे, 50 इसमें प्रपोजर्स होंगे। ये दोनों जो है एमपी और एमएलए में से ही कोई होंगे। ठीक है, 50 एमपी और एमएलए में से लोग लाने हैं, 50 एमपी और एमएलए में से लोग सेकेंडर्स के लिए लाने हैं। हर किसी को प्रेसिडेंट के लिए अपना फॉर्म भरने के लिए, नॉमिनेशन के लिए 100 लोगों की ज़रूरत पड़ती है, और वो 100 लोग एमपी एमएलए में से ही होंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है,
15,000 रुपये का। कोई भी राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ने के लिए 15,000 रुपये पहले जमा करता है। उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और ये पैसा रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है उसको इलेक्शन लड़ने के लिए। ये कंडीशन आरबीआई ने तय करी है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट ट्रेजरी शुड बी फर्निश्ड अलोंग विद द नॉमिनेशन पेपर। द कैंडिडेट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द एंट्री शोइंग हिज नेम इन द करेंट इलेक्टोरल रोल फॉर द parliamentary constituency in which the candidate is registered as electoral। मतलब आप किसी को वोट कर सको ये भी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। भले ही आप राष्ट्रपति इलेक्शन लड़ रहे हो लेकिन आप एक वोट करने वाला व्यक्ति है, वो भी आप होने चाहिए। Who is appointing the returning officer? Assistant returning officer for the election to the office of the president of India who makes such appointment। रिटर्निंग ऑफिसर किसको बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? तो सेक्रेटरी जनरल होता है लोकसभा का, सेक्रेटरी जनरल या फिर राज्यसभा का, वो अपॉइंट करता है एक रिटर्निंग ऑफिसर को। किसी को भी कर सकता है, वो उसको डिसाइड करना है। दो या फिर उसके टू अदर सीनियर ऑफिसर्स भी लिए जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा के सेक्रेटरीट के। और सेक्रेटरीज जो होते हैं ये लिए जाते हैं, एक और सीनियर ऑफिसर लिया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली का, हर राज्य का। दिल्ली को भी मिलाया है इसके अंदर, एनसीटी ऑफ दिल्ली भी है और पुडुचेरी से भी। मतलब हर यूनियन टेरिटोरी और हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली से सीनियर ऑफिसर लिया जाता है। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा से भी सीनियर ऑफिसर्स लिए जाते हैं और वो अपॉइंट करते हैं रिटर्निंग ऑफिसर को। उसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर नॉमिनेशन फाइल होता है और उसके बाद इलेक्शन का प्रोसेस चलता है। क्या एक कैंडिडेट सबमिट कर सकता है एक से ज़्यादा नॉमिनेशन? और व्हाट वुड बी द सिक्योरिटी डिपॉजिट टू मेड बाय सच कैंडिडेट? एक कैंडिडेट कैन प्रेजेंट हिमसेल्फ और हिज सेल्फ बिहाफ द मैक्सिमम ऑफ 4 नॉमिनेशन पेपर। एक कैंडिडेट 4 तरीके के नॉमिनेशन फाइल कर सकता है, ये चीज़ लिखी है। ही इज रिक्वायर्ड टू मेक ओनली 1 सिक्योरिटी डिपॉजिट इन दिस रिगार्ड। 15,000 रुपये जमा कर 4 तरीके के नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। क्या एक इलेक्टर प्रपोज कर सकता है एक सेकेंड नॉमिनेशन ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट एज अ प्रेसिडेंट इलेक्शन? एक राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक से ज़्यादा नॉमिनेशन आप नहीं कर सकते, प्रपोजर या सेकेंडर नहीं कर सकता। मतलब जो व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहा है वो तो 4 नॉमिनेशन फाइल कर लेगा, बट जो उसके नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए जो 100 लोग मांगे गए हैं, प्रपोजर और सेकेंडर्स 50-50, वो लोग किसी एक व्यक्ति के लिए ही अपनी सहमति देंगे नॉमिनेशन के टाइम, दूसरे के लिए नहीं देंगे। ये चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। वट आर द ग्राउंड्स ऑफ रिजेक्शन ऑफ द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन? किन केस के अंदर आपका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब आप एक प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कैंडिडेट नहीं बनोगे, वो किन किन केस में होगा मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि ऑन द डेट ऑफ स्क्रूटाइनी ऑफ नॉमिनेशन कैंडिडेट इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज प्रेसिडेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर किसी प्रपोजर या सेकेंडर इज नॉट क्वालिफाइड टू सब्सक्राइब अ नॉमिनेशन पेपर, ही इज नॉट एन इलेक्टर एट द इलेक्शन। मान लीजिए किसी एमपी और एमएलए ने 50-50 चाहिए, उन लोगों ने मना कर दिया आपके नॉमिनेशन पेपर में साइन करने से, तो आप उस कंडीशन में भी बाहर हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने से। तो ये सारे पॉइंट लिखे हुए आप पढ़ना। व्हाट इज द कलर एंड फॉर्म ऑफ बैलेट पेपर यूज्ड इन द इलेक्शन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट? तो अब लोग पूछ रहे हैं बैलेट पेपर का कलर कौन सा होता है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए यूज होता है। तो बैलेट पेपर के दो कलर होते हैं, बैलेट पेपर के, ग्रीन और पिंक। दोनों के अलग अलग यूज हैं, आप पढ़ सकते हो। पिंक वाला एमएलए के लिए और ग्रीन वाला एमपी के लिए यूज होता है बैलेट पेपर। वेयर इज द इलेक्शन टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट हेल्ड? आपका ये इलेक्शन कहाँ होता है मैं बता देता हूँ। एक कमरा है जो कि पार्लियामेंट हाउस का एक कमरा है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के एक कमरे के अंदर ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। पूरा इलेक्शन प्रोसेस राष्ट्रपति के लिए भारत देश के न्यू दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर
एक कमरे के अंदर होता है सारा प्रोसेस। ये सारा न्यू दिल्ली के अंदर है। ये संसद है, पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे एक कमरे के अंदर ये सारा प्रोसेस किया जाता है। ठीक है। कैन द इलेक्टोरल चूज देयर प्लेस ऑफ वोटिंग? यस। मतलब किसी वोट का, जैसे एमपी और एमएलए है, उसका मन कर रहा है कि मैं तो नई दिल्ली नहीं जा रहा वोट करने, मैं अपनी किसी स्पेसिफिक जगह से वोट करूंगा, तो उसको राइट है, ठीक है, कि वो वोट कहाँ से करेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एमपी और एमएलए को ही वोट करना होता है, कोई सामान्य इंसान वोट नहीं करता, आम इंसान वोट नहीं करता है। ठीक है। हाउ इज़ द वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कैलकुलेटेड? जो अपने एमपीज होते हैं, एमपी की 700 वैल्यू होती है एक वोट की, और जो एमएलए होते हैं उनकी जो वोट की वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ एमएलए इन द स्टेट या यूनियन टेरिटोरी डिवाइड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट या यूनियन टेरिटोरी इक्वल्स में जितना भी नंबर आएगा वो एक एमएलए के वैल्यू, वोट की वैल्यू है। हर हर एक वोट करने वाले की वैल्यू सेम नहीं होती राष्ट्रपति इलेक्शन में। ठीक है। तो ये कुछ FAQs हैं, मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा, मैंने पहले ही बता दिया था मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखो, स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ वोट की। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, एक तो आपका राज्यसभा का है, एक लोकसभा का है, और इसके अलावा अपने अपने राज्यों की अलग से विधानसभाएं होती हैं, वो अलग रूल होता है, वो अलग उनके हाउस होते हैं। पार्लियामेंट में दो हाउस हैं। ठीक है। आर्टिकल 55 में साफ लिखा है, आप पढ़ लेना इसको। अब मैं हर राज्य की कितनी कितनी कितने कितने वैल्यू है हर एक वोट की, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। नंबर ऑफ असेंबली सीट्स लिखी हैं, ये पॉपुलेशन लिखी है, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी हर एक वोट की। ठीक है। यानी इतनी 43,500 के करीब टोटल वोट की वैल्यू है आंध्र प्रदेश से एमएलए के थ्रू प्रेसिडेंट इलेक्शन में। ठीक है। तो आप सबकी पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ एमएलए सीट्स डिवाइड बाय पॉपुलेशन जो आएगा वो, उसको इनटू कर दो नंबर ऑफ सीट्स ऑफ एमएलए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको समझ आ गया होगा। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा वाले की, राज्यसभा और लोकसभा के लिए वोट वोट की वैल्यू, पर वोट वैल्यू कैसे निकाली गई है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो आप सारे जो जितनी भी आपकी एमएलए वोट की टोटल वैल्यू आई है, जो पूरे इंडिया के सारे एमएलए की टोटल वोट की वैल्यू आई है प्रेसिडेंट इलेक्शन में, उसको आप सीधा सीधा डिवाइड करोगे लोकसभा की और राज्यसभा की टोटल सीट्स के साथ, तो आपको मिलेगा 708। यानी कि एमपीज की जो वैल्यू है वो 708 है एक वोट की। ठीक है। चाहे आप राज्यसभा में एमपी हो या लोकसभा में, वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। ये बहुत आसान प्रोसेस है, आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके से इनका वोटिंग परसेंटेज डिवाइड होता है। ये सीधा जाते हैं भारत देश के न्यू दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस के एक कमरे में, वहाँ पर ये वोटिंग करके आते हैं। उसके बाद एक राष्ट्रपति बनता है 5 साल के लिए। ठीक है। उसकी पावर वगैरह आप पढ़ सकते हो। अगर आप इंटरनेट पे गूगल पर भी ये डालोगे कि फुल प्रोसेस प्रेसिडेंट इलेक्शन इन इंडिया, तो आपको मिलेगा ये पूरा प्रोसेस। आप विकीपीडिया बायजूस से भी पढ़ सकते हो। PRS इंडिया, अन अकेडमी, दृष्टि IAS और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर जानकारी दी है। जागरण जोश ने इसके ऊपर डिटेल बताई है, मैं आपको बताता हूँ। 2022 में 18 जुलाई को हुआ था प्रेसिडेंट इलेक्शन, जहाँ पर लगभग 4,809 इलेक्टर्स थे विल बी वोटिंग इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन इन 2022। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इशू नहीं करती एक विप टू इट्स मेंबर, सेड द ECI।
डू यू नो हाउ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर कंडक्टेड? आप पढ़ लेना यहाँ से। रामनाथ कोविंद जो है, रामनाथ कोविंद का टर्म खत्म हुआ था 24 जुलाई 2022 में, ठीक है। 1952 से अब तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन 60 दिन पहले आता है, टर्म से पहले। यानी कि 24 जुलाई था तो इसका मतलब 24 जून, 24 मई, मई की 24 तारीख तक नोटिफिकेशन आ गया था। अब 2027 में भी ऐसा ही होगा, जो कि 60 दिन पहले इसका नोटिस आता है। तो पूरा प्रोसेस यही है। एक बार आप दोबारा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा ये पूरा प्रोसेस। 443 तो लोकसभा के ही मेंबर होते हैं, 233 राज्यसभा में होते हैं, और टोटल एमएलए की बात करूँ तो एमएलए 4120 हैं। मतलब पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में 4120 एमएलएज हैं। आप इन सबको काउंट करोगे तो आपको एमएलए एमपी काउंट करके 4896 का वैल्यू मिलेगा। इतने सारे लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए, उनमें से 4120 सिर्फ एमएलए हैं। फॉर्मूला आपको समझ आ गया होगा। एमपी का जो वैल्यू है वो 700 नहीं है, वो 708 है। ये जल्दबाजी में डाला गया है, 700 नहीं है बल्कि 708 इसका वैल्यू रखा गया है। ये वैल्यू ऐसे ही रैंडम नहीं रखा है, बल्कि पूरे देश के सारे एमएलए की वोट्स वैल्यू काउंट करी, उसको सीधा सीधा नंबर ऑफ एमएलए टोटल जितने हैं लोकसभा राज्यसभा मिलाकर डिवाइड करके निकाला है, ठीक है। इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन में कैसे वोटिंग होती है मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है। यहाँ पर भारत देश की दिल्ली की, न्यू दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक रूम में जाकर वोटिंग होती है। राष्ट्रपति इलेक्शन के लिए एमएलए और एमपी वोट करते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति वोट नहीं करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे आऊँगा दोस्तों तो आपको दिखेगा। अब मैं आपको ये लिस्ट दे देता हूँ कि आज तक 16 राष्ट्रपति बनाए गए हैं भारत देश में। छठी, ये 16th टाइम बनाया गया है। तो आपको अभी तक नहीं पता है तो पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, 1950 से 1962 तक 2 बार का टर्म था इनका। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भी 1962 से 1967 तक। जाकिर हुसैन 1967 से 1969। वीवी गिरी, ये भी रहे थे प्रेसिडेंट के तौर पे 2 महीने 3 महीने में। उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी बनाए गए। उसके बाद वीवी गिरी को बनाया गया था लगभग 5 साल के लिए। और फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये भी 4 साल के लिए। और इसके बाद बसप्पा दनाप्पा जत्ती, ये भी रहे थे। और नीलम, यहाँ पर आप देखोगे तो आपको दिखेगा नीलम संजीवा रेड्डी को बनाया गया था। फिर ज्ञानी जेल सिंह को बनाया गया। उसके बाद आर वेंकटरनम को बनाया गया। शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 से 2007 तक बनाया गया था। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम को 2002 से 2007 तक के लिए बनाया गया था प्रेसिडेंट। प्रतिभा पाटिल को 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी को बनाया गया 2017 तक, 2012 से। और रामनाथ कोविंद को 2017 से 2022 तक, और 2022 से 2027 द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। डिफरेंट क्या होता है नेशनैलिटी और सिटीजनशिप में? 2 फर्क होते हैं। सिटीजनशिप मतलब होता है कि आप उसी देश के नागरिक हैं। नेशनैलिटी मतलब राष्ट्रीयता। नेशनैलिटी मिलना आसान होती है, सिटीजनशिप मुश्किल होती है। सिटीजनशिप उसको मिलती है जो उस देश का ही नागरिक है, उस देश में ही पैदा हुआ है और उसका कागज वहीं का बना है, तो वो सिटीजनशिप ले लेगा। राष्ट्रीयता आप बाहर का व्यक्ति भी ले सकता है। मतलब आप नेशनैलिटी, मतलब आप भारत में रह रहे हो तो आपका वो नेशनैलिटी माना जाएगा। बट भारत में आपका जन्म हुआ है, नागरिक हो, उसके लिए सिटीजनशिप लगती है, ठीक है।
सिटीजनशिप मतलब हो जाता है नागरिकता, और नेशनैलिटी मतलब हो जाता है राष्ट्रीयता। अगर रह भी रहे हो तो नेशनैलिटी मिल जाएगा, सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। यहाँ पर कुछ अपडेट आ रखे हैं स्टॉक मार्केट के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ते रहें। और जोश जागरण जोश डॉट कॉम बहुत अच्छी वेबसाइट है, स्कूल के बारे में तरह तरह की चीज़ें बताती है हर बोर्ड के रिगार्डिंग। जॉब्स कॉलेज, जीके और संस्कृति यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बहुत कुछ बताती है। नेक्स्ट विकिपीडिया ने बताया है, इसके ऊपर बहुत डिटेल करी है। प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन के लिए इसने और भी चीज़ें बताई हैं। राष्ट्रपति के पास पावर क्या है, कैसे सिलेक्ट होता है, कितना टाइम होता है, क्या सैलरी मिलती है, उसको हटा सकते हैं नहीं हटा सकते, एक राष्ट्रपति ने क्या कुछ अच्छा किया वो 5 साल बाद ही आप पता लगा पाते हैं, वो यहाँ आता है। प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस में फ़र्क क्या होता है, पावरफुल कौन है। भाई चीफ जस्टिस पावरफुल नहीं है, प्रेसिडेंट पावरफुल है। प्रेसिडेंट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, फिर सीजीआई, ये 3 लोग ही ज़्यादातर पावरफुल हैं। भारत में तो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सीजीआई, ये तीनों पावरफुल लोग हैं। इसके बाद आते हैं आपके चीफ मिनिस्टर हो गए, एमएलए, एमपी, ये सब लोग इतने पावरफुल नहीं हैं। ये सब लोगों पे कोई ज़्यादा ताकत नहीं है। ये लोग अपने आप को एमपी बना लेते हैं, विधायक और सांसद बना के अपने आप को ज़्यादा बड़ा समझ रहे हैं। सुन लो, तुम लोगों के पास ज़्यादा पावर नहीं है। पावर तुमसे ऊपर सीएम के पास है या फिर एलजी के पास है। सीएम इतना पावरफुल नहीं होता, उससे ज़्यादा पावरफुल पावर एलजी के पास होती है, सोचिए। यानी कि भारत देश में राष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर सीजेआई, और उसके बाद आपके लगते हैं एलजी, एलजी के बाद सीएम, और सीएम के बाद आपके एमपी, और एमपी के बाद एमएलए। इस तरीके से पावर डिवाइडेड है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति में फ़र्क जान सकते हो, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट में फ़र्क जान सकते हो, इंपॉर्टेंट बातें जान सकते हो इसी के बारे में, ठीक है। कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है मैंने आपको बताया, आप पढ़ लेना। करेंटली द्रौपदी मुर्मू भारत देश की प्रेसिडेंट हैं और 2027 तक इनको ही रहना है। इनको देखिए, राष्ट्रपति भवन भवन ही इन लोगों का घर होता है। राष्ट्रपति भवन में ही रुकना पड़ता है, रहना पड़ता है प्रेसिडेंट को। इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर को, कोई इलीगल तरीके से नहीं बनते बल्कि लीगल तरीके से बनते हैं, ठीक है। पावर्स ड्यूटी वगैरह आप पढ़ लेना, ठीक है। मेरे को बस इलेक्शन प्रोसेस बताना था इस वीडियो में, मैंने आपको बता दिया। पूरे देश में इमरजेंसी लगा सकते हैं क्या? यस, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे देश में। पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर राष्ट्रपति ही करेगा और कोई नहीं कर सकता। कैन डिक्लेयर 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी, राष्ट्रीय या फिर राज्य या फिर किसी दूसरे तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति पे पावर होता है कि वो इमरजेंसी लगा सकता है, ना तो प्राइम मिनिस्टर लगा सकता ना चीफ मिनिस्टर लगा सकता, राष्ट्रपति पे ही पावर होता है, ठीक है। आपको याद होगा आपके देश भारत में इमरजेंसी लगाई गई थी आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 30-40 साल पहले इमरजेंसी लगी थी। तो आप सोचते होंगे क्या मैं राष्ट्रपति बन सकता हूँ? बिल्कुल आप बन सकते हो। आप भारत के नागरिक हैं, 35 साल का उम्र है, लोकसभा मेंबर बनने के लिए आप एलिजिबल हैं, बट मेंबर नहीं हैं। और आप किसी भी भारत सरकार के ऑफिस में कहीं काम नहीं कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं सीधा सीधा। बट याद रखिए, जितने भी एमपी एमएलए हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, वो आपके सपोर्ट में खड़े हो गए तो आप बन सकते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी चाहिए होता है राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के लिए 50 से 52% चाहिए मेजॉरिटी। और इसी तरीके से वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्ट होता है। इलेक्शन प्रोसेस यहाँ लिखा है, मैंने आपको इलेक्शन प्रोसेस बता भी दिया है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। इनकी भी ओथ होती है, इनकी भी ओथ होती है। कितना सैलरी मिलता है तो सैलरी आप पढ़ लेना, 5 लाख पर मंथ मिलते हैं। राष्ट्रपति को 5 लाख पर मंथ मिलता है इंडिया के अंदर। बाकी मैंने दूसरे देश के लिए आपको बता दिया है। यही सब था इस वीडियो में। किसी का कोई पॉइंट हो मेरे से कमेंट में पूछे। विकीपीडिया की ये डिटेल अच्छे से पढ़ लेना, बहुत काम की रहेगी।
इसने प्रेसिडेंट, भारत के प्रेसिडेंट के बारे में सब कुछ बताया है। ठीक है, किसी का कोई डाउट आए मेरे को पूछे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। मिलूंगा आपसे। धन्यवाद, तब तक के लिए आप सबका।